वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीमन कंप्लीट एग्जामिनेशन को किस तरह से रीड कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट को। तो सबसे पहले जो लैब की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो होती है नेम पेशेंट का, उसकी एज, मेल और डेट, और उसके बाद रेफरेंस नंबर यानी कि जो लैब का नंबर होता है वो दिया गया होता है। तो यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया होता है वो होता है स्पर्म वॉल्यूम, यानी कि जो सीमन है उसका वॉल्यूम कितना है। तो बेसिकली यहाँ पर पेशेंट का है 1 ml। तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल में होता है 1 से लेकर 6.5 मिलीलीटर पर इजैकुलेशन। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन अगर एबनॉर्मलिटी की बात करें तो अगर 1 ml से कम होगा या 6.5 ml से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये एबनॉर्मल है। सेकेंड नंबर पे है हमारे पास लिक्विफिकेशन टाइम। लिक्विफाई जो होता है उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, जो कि अगर हम नॉर्मल टाइम की बात करें तो होता है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा नॉर्मल टाइम होता है इसके लिक्विफाई होने का। अब इस पेशेंट का जो है वो है 25 मिनट्स। अब अगर हम एबनॉर्मल की बात करें तो एबनॉर्मल जो होता है वो होता है 60 मिनट से ज़्यादा, यानी कि अगर 1 घंटे के अंदर भी इस पेशेंट का जो सीमन है वो लिक्विफाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की वजह से इसका जो लिक्विफाई टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब तीसरे नंबर पर है हमारे पास स्पर्म पीएच। अब इसकी पीएच जो होती है वो इस पेशेंट की तो है अल्कलाइन, लेकिन अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो नॉर्मल पीएच जो होती है वो होती है 7.1 से लेकर 8 पॉइंट तक। अगर एबनॉर्मल में देखें तो अगर 8 से ज़्यादा है पीएच और 7.1 से कम है पीएच तो दोनों ही नुकसानदा हैं। उसमें ये होता है कि जो पीएच कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी कि स्पर्म को किल कर देगी, और उसके अलावा जो उसकी एबिलिटी है मूव करके उसने पेनिट्रेट करना है एग के अंदर, उस एबिलिटी को कम कर देती है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद है हमारे पास स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट जो है वो इस पेशेंट का है 126.5 मिलियंस पर ml। मतलब हम इसका जो देखते हैं काउंट वो पर ml देखते हैं और ये हम काउंट करते हैं मिलियंस में। अब नॉर्मल जो इसकी वैल्यूज़ होती है वो होती है 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर, यानी कि 150 तक जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं वो नॉर्मल कंसीडर की जाती हैं। अब अगर हम एबनॉर्मल की बात करें तो एबनॉर्मल में ये होता है कि इसका जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उससे ये इंडिकेट होता है कि इस पेशेंट में इनफर्टिलिटी है, यानी कि ये जो पेशेंट है वो कंसीव नहीं करवा सकता। लेकिन अगर किसी का स्पर्म काउंट जो है वो 20 से कम है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो पेशेंट जो है वो फादर नहीं बन सकता। तो इसके लिए मेडिसिन्स होती हैं, मेडिसिन्स लेने के बाद इसका जो स्पर्म काउंट्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पर्म मोटेलिटी। स्पर्म मोटेलिटी में हम 3 चीज़ें देखते हैं, एक्टिव, स्लगिश और इमोटाइल। अब हम सबसे पहले एक्टिव की बात करते हैं। तो एक्टिव जो होता है बेसिकली वो 60% तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, यानी कि एट लीस्ट 60% तक इसके जो स्पर्म्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव का मतलब ये होता है कि उनकी जो मूवमेंट होती है वो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। और उसके बाद अगर हम स्लगिश की बात करें तो स्लगिश वो वाले स्पर्म्स होते हैं कि जो कि मूव तो कर रहे होते हैं, यानी कि ज़िंदा तो होते हैं, लाइव तो होते हैं, लेकिन वो एग के अंदर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी उनके पास नहीं होती। इमोटाइल जो स्पर्म होते हैं वो बेसिकली डेड स्पर्म होते हैं, यानी कि वो ज़िंदा नहीं होते, तो उनको हम इमोटाइल कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स टू से कि हमने स्पर्म को देखना है कि उसके डबल हेड तो नहीं है, या 2 टेल्स तो नहीं है, या फिर शॉर्ट टेल हो, या फिर राउंड हेड हो, या फिर पिन हेड हो। तो इन सब कंडीशंस में ये होता है कि जो स्पर्म है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल होने से क्या होगा कि स्पर्म का कोई फ़ायदा नहीं है होने से या ना होने से, क्योंकि ये एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा, ये फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो पेशेंट की कम से कम होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर हम नॉर्मल की बात करें तो एटलीस्ट 70% जो होता है स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी ओके होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है स्पर्म्स की वो सही नहीं है, तो इसके लिए भी फिर मेडिसिन्स जो हैं वो दी जाती हैं पेशेंट को। उसके बाद हम देखते हैं WBC यानी कि ल्यूकोसाइट। WBC को हम पस सेल्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो इनकी जो नॉर्मल वैल्यू हम कंसीडर करते हैं इसमें वो ये होती है कि इसमें WBC होने ही नहीं चाहिए। WBC या फिर बैक्टीरिया जो है वो होना ही नहीं चाहिए सीमन में।
लेकिन अगर इसमें WBC आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट के सीमन में कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पेशेंट में WBC या फिर बैक्टीरिया जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और रिपोर्ट है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पर्म का जो वॉल्यूम है वो है, ये आप देख सकते हैं कि स्पर्म का जो वॉल्यूम है वो है 1 ml और इसका जो लिक्विफिकेशन टाइम है वो 25 मिनट्स था। और उसके अलावा जो इसकी स्पर्म काउंट है वो है नील। इसकी अगर मोटेलिटी की बात करें तो वो भी सब है नील। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वो भी है नील। और यहाँ पर इसमें हमारे पास WBC हैं 20 से 25। इसका मतलब है कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन है, लेकिन रिमार्क्स में है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि इस पेशेंट के सीमन में कोई भी स्पर्म सेल नहीं था, यानी कि स्पर्म सेल अगर बिल्कुल नहीं है, एक भी हमें अगर स्पर्म सेल माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आता तो उसका मतलब है कि यह है एजोस्पर्मिया, यानी कि ये जो पेशेंट है वो फर्टिलिटी नहीं कर सकता, यानी कि अपने बच्चे जो हैं वो पैदा नहीं कर सकता इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में ये होता है बेसिकली ज़्यादातर के मेडिसिन से भी ये पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो पाते। अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर हो, यानी कि नील की जगह अगर 5, 7, 10 कुछ भी हो तो फिर भी कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर एजोस्पर्मिया है तो इस कंडीशन में ये है कि वो रिकवर नहीं कर सकता। अब अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा लो है या फिर जो एबनॉर्मल स्पर्म है वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि यहाँ पे दिए गए होते हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में ये होता है कि उनको फर्दर जो टेस्ट हैं वो रेकमेंड किए जाते हैं हार्मोन के, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट हो गया, LH टेस्ट हो गया या फिर FSH टेस्ट हो गया, प्रोलैक्टिन टेस्ट हो गया। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये रेकमेंड किए जाते हैं ताकि देखा जा सके कि हाँ इनके पेशेंट के जो हार्मोन्स हैं वो ठीक हैं। अगर उन हार्मोन्स के टेस्ट में कोई मसला होगा तो फिर उसमें ये होता है कि पेशेंट को मेडिसिन जो है वो दी जाती है। उसके बाद जो उनका स्पर्म काउंट है या फिर उनकी मोटेलिटी है जो वो ठीक हो जाती है, सही हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।